हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। पिछले क्लास लेक्चर 9 में हम लोग आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ चुके थे। फिर नॉन आइडियल का 2 टाइप्स, एक वो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, दूसरा जो निगेटिव डेविएशन शो करता है आइडियलिटी के रिस्पेक्ट में। आज हम यानी लेक्चर 10 एक नए टॉपिक के साथ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शुरू करने वाले हैं। तो अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों का एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने वाला है। तो सबसे पहले इसे डिफाइन करते हैं, क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखें, इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी है? आइडियल सॉल्यूशन which depends only upon the number of non-volatile solute particles, जो कि उसमें घुले हुए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल के संख्या पर, नंबर पर डिपेंड करता है। डिजॉल्व्ड इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि सॉल्वेंट के उस अमाउंट में घुला हुआ है, यानी कॉन्सेंट्रेशन। बट इंडिपेंडेंट टू द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, लेकिन ये सॉल्यूट पार्टिकल किस चीज का है उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। यानी जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो ग्लूकोज का है कि शुगर का है कि यूरिया का है कि केटायन है कि एनायन है, यानी पार्टिकल्स होना चाहिए, किस चीज का है ये सब पर निर्भर नहीं करता है। तो 3 बात, सबसे पहला कि आइडियल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी है, दूसरा ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उस सॉल्यूशन में घुले हुए पार्टिकल के संख्या पर निर्भर करता है, तीसरा लेकिन वो पार्टिकल किस चीज की है इस बात पर निर्भर नहीं करता है। और हां एक बात, ऐसे तो जिस तरह से आइडियल गैस होता नहीं है तो प्रैक्टिकली आइडियल सॉल्यूशन भी नहीं होता है। जितना आइडियल के क्राइटेरिया है दिया गया है ऐसा 100% फुलफिल कोई सॉल्यूशन करता नहीं है। फिर भी थ्योरेटिकली सॉल्यूशन को आइडियल ही मान करके चलेंगे, क्योंकि आइडियल बिहेवियर लोअर कंसंट्रेशन पर ही पॉसिबल है। जैसे ही मोलारिटी बढ़ाने लगते हैं तो आइडियलिटी उसका डिस्टर्ब होने लगता है। इसलिए हम भले आइडियल हो या ना हो, लेकिन आइडियल के ही रेफरेंस में आगे हर पॉइंट को डील करेंगे। दूसरा, अभी फिलहाल जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड बताने वाले हैं वो सिर्फ वैसे सॉल्यूट के लिए जो कि डिसोसिएशन एसोसिएशन में नहीं जाता हो। अब डिसोसिएशन एसोसिएशन क्या है जानते हैं, यानी वैसा सॉल्यूट जैसे NaCl अगर डिजोल्व करने के बाद टूट जाता हो, जैसे Na+Cl-, यानी यहां देखें कि डाले तो एक पार्टिकल्स लेकिन डिजोल्व होने के बाद कितना में बन गया? 2, यानी ये डिसोसिएशन हो गया। तो अभी फिलहाल ऐसे सॉल्यूट पार्टिकल्स के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। ऐसा है कि कोई सॉल्यूट पार्टिकल्स लिए जैसे HCOOH यानी फॉर्मिक एसिड डिजोल्व किए तो 2 फॉर्मिक एसिड मिलकर के एक बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, ऐसा। यानी ये हो गया एसोसिएशन का केस। किसका? एसोसिएशन का केस, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। तो इसके लिए भी अभी फिलहाल हम डिस्कशन नहीं करेंगे। तो कैसे सॉल्यूट पार्टिकल्स के लिए? वैसा सॉल्यूट पार्टिकल्स जैसा ग्लूकोज C6H12O6 जिसे डिजोल्व करने के बाद पार्टिकल्स के नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आए, यानी डिजोल्व करने के पहले 1 मोल पार्टिकल 1 मोल मॉलिक्यूल, तो डिजोल्व करने के बाद भी 1 ही मोल रहे, यानी ग्लूकोज रहे। ठीक इस केस के लिए अभी हम डील कर रहे हैं। और डिसोसिएशन
और एसोसिएशन के केस में अभी डील नहीं करने वाले हैं। अब ये कब तो करेंगे, लास्ट में एक है स्पेशल टर्म वेंट अप फैक्टर। फैक्टर इसमें डील करेंगे, है ना, वेंट अप फैक्टर बोलते हैं, वेंट अप फैक्टर, है ना, इसमें। तो शुरू करते हैं अब इसी से, इस टाइप के सॉल्यूट से, इसके बारे में नहीं। तो सबसे पहले यह ध्यान रखिएगा कि नॉन डिसोसिएबल सॉल्यूट के लिए ही अभी हम जानने वाले हैं, इसके लिए लास्ट में डालेंगे। अब तो अगला बात क्या है कि एक्चुअली अब समझेंगे आखिर क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये तो याद कर लिए, लेकिन अब समझने वाले हैं क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ध्यान से कि ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ डिपेंड करेगा इसमें सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर क्या है, कितना संख्या डिजॉल्व है, कितना संख्या डिजॉल्व है। ठीक, इसके नेचर से कुछ लेना देना नहीं है, चाहे वो सॉल्यूट पार्टिकल ग्लूकोज का है कि सुक्रोज का है कि यूरिया का है कि और किसी का है। ठीक, तो इसे समझने के लिए एक बहुत अच्छे फिगर के द्वारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मान लिए कोई सॉल्वेंट ले लिए, सॉल्वेंट सबसे सस्ता सॉल्वेंट वाटर है, वाटर ले लेते हैं। वाटर दुनिया का सबसे सस्ता सॉल्वेंट, हर जगह फ्री में मिल जाता है। ठीक, तो हाँ, कुछ अमाउंट ले लेते हैं, मान लीजिए 1 लीटर 100% प्योर वाटर H2O। ठीक, 100% प्योर वाटर। देखते जाइए, फिर इस पर हम कुछ क्वेश्चन देने वाले हैं। अब क्या किए, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व कर दिए, यानी डिजॉल्व कर दिए ग्लूकोज, सुक्रोज या कुछ कुछ, है ना, यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व कर दिए इसमें। ठीक, इसका भी कुछ ले लिए, मान लीजिए 1 मोल ले लिए, 1 मोल यानी 1 लीटर में कितना लिए, 1 मोल सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब तो ये मेरा सॉल्यूशन बन गया, ये मेरा सॉल्यूशन बनकर तैयार है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स के साथ। आ गया सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर, नेचर क्या आया उससे हमको अभी कुछ लेना देना नहीं है। ठीक ना, और डाल दिए, और आगे इसमें डाल दिए, फिर और 1 मोल डाल दिए। ठीक, देखिए यहां कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो आइडियलिटी तो ये लूज करते जा रहा है, लेकिन फिर भी हम थ्योरेटिकली आइडियल मान करके ही डील करेंगे। ठीक, तो 1 मोल और ले लिए ग्लूकोज इसमें फर्दर, यानी C6H12O6। ठीक, बहुत अच्छा, और गाढ़ा सॉल्यूशन बन गया ये, और गाढ़ा सॉल्यूशन, यानी इस वॉल्यूम में और ज्यादा पार्टिकल का संख्या आ गया और कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, यानी कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ गया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया मतलब पार्टिकल की संख्या बढ़ गया। ठीक ना, तो चलिए, और ज्यादा हो गया सॉल्यूट पार्टिकल्स इसमें, और खूब ढेर सारा सॉल्यूट पार्टिकल्स हो गया, बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा। ठीक, अब देखेंगे क्या इसमें जानने वाले हैं। जैसा कि बताए कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल तो बढ़ते जा रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है। अब देखेंगे क्या होगा, कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का चेंज होता है, क्या है। अब बताने के पहले एक सवाल है। ठीक, अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस से इसको भी गर्म किए, इसको भी और इसको भी, सबको 100 डिग्री सेल्सियस से गर्म किए, तो बताएंगे, ये तो आपका पढ़ा हुआ है कि प्योर वाटर के केस में वेपर प्रेशर ज्यादा मिलेगा, कि इसमें ज्यादा वेपर प्रेशर मिलेगा कि इसमें वेपर प्रेशर। स्वाभाविक है, आप लोग जानते हैं कि जैसे जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ते जाएगा वेपर प्रेशर घटते जाएगा, यानी आपका पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मिल चुका है। यानी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाएंगे,
वेपर प्रेशर घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा, यानी सबसे कम वेपर प्रेशर इसमें और सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर इसमें, यानी वेपर प्रेशर डिक्रीजेज। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज इंक्रीजेज। ठीक, तो इधर से इधर जैसे से नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूशन में बढ़ते गया, वेपर प्रेशर घटते गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते 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 चला गया, बढ़ते चला गया। तीसरा देखे, थर्ड देखे, अब लिक्विड है, फ्रीजिंग पॉइंट भी होगा, वाटर भी आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें चीनी डाल दिया, ग्लूकोज डाल दिया, आइसक्रीम खाए वो भी आइस में कन्वर्ट हो जाता है ये भी। तो क्या फ्रीजिंग पॉइंट सबका सेम रहेगा कि बदलने वाला है? तो बदलने वाला है, यानी इधर से इधर जाएंगे, यानी जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, यानी नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूशन में बढ़ते जाएगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज। अब एक और, ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप लोग को पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये सिलेबस में है। चौथा एक और है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि आगे खूब अच्छे ढंग से हर एक पॉइंट जानने वाले हैं आप लोग, बहुत अच्छे ढंग से। अब ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ते जाएगा इंक्रीजेज। ठीक, ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो अभी क्या देखें हम कि जैसे जैसे सॉल्यूशन में नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ते गया, यानी इंक्रीजेज, बढ़ते गया, तो क्या हुआ परिणाम? वेपर प्रेशर घटते गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते गया, फ्रीजिंग पॉइंट घटते गया, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ते गया, यानी ये 4 तरह का आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है। ठीक है, अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों कही है? तो देखिए, यानी ये जो चेंजिंग हो रहा है, ये पार्टिकल के कोलिगेट इफेक्ट के कारण हो रहा है। ठीक, और कोलिगेट इफेक्ट क्या? यानी जैसे जैसे पार्टिकल का सामूहिक इफेक्ट, यानी उसके नंबर कारण इफेक्ट चेंज होते जा रहा है, यानी इसमें वेपर प्रेशर घटते जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जा रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट घटते जा रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ते जा रहा है। ठीक, ये क्या होगा, कैसे हुए, आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी 2 चीज इसमें देखेंगे घट रहा है। कौन कौन घट रहा है? एगो ये घट रहा है, और कौन घट रहा है? एगो ये घट रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट। बढ़ कौन कौन रहा है? बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट एक ये बढ़ रहा है, और कौन बढ़ रहा है? ऑस्मोटिक। यानी 2 बढ़ने वाला, 4 में 2 बढ़ता है, 2 घटता है, जैसे से सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ता है सॉल्यूशन में। अब 4 तरह का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम लिख डालते हैं। क्या नाम है? नाम तो यही है, लेकिन एक खास और अच्छा इसका एक टर्म दिया गया है। तो वेपर प्रेशर क्या देखे? घट रहा है, तो इस पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम दे देंगे हम, क्या नाम दे देंगे? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी ये पढ़ा हुआ है पी नोट माइनस पी को ही कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जैसे पी नोट प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर पी नोट, अब इसके रिस्पेक्ट में पी है, अब इसके बीच में जो वेपर प्रेशर का डिफरेंस आएगा वही कहलाएगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कितना से घट गया, क्योंकि वेपर प्रेशर घटते जा रहा है जैसे से कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो दूसरे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीबी से। तीसरा क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट
घट रहा है, कम होते जा रहा है, यानी जैसे जैसे गाढ़ा होते जाएगा फ्रीज करना उतना मुश्किल, यानी निगेटिव में टेम्परेचर होते जाएगा, आप निगेटिव टेम्परेचर लाना और मुश्किल हो जाएगा, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है, यानी पहले 0 डिग्री सेल्सियस से फ्रीज कर रहा था, तो मान लिया अब ये 1.86 डिग्री -1.86 डिग्री सेल्सियस से फ्रीज करेगा, फिर आगे और गए तो आगे हो सकता है -3.72 डिग्री सेल्सियस से फ्रीज करेगा, यानी माइनस वैल्यू में फ्रीजिंग पॉइंट होते चला जाएगा, और माइनस, है ना, यानी फ्रीजिंग पॉइंट घटते चला गया। तो इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम दे देते हैं, यानी फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ, घट गया, अतः घटने को कहते हैं लोअरिंग। तो लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको कि डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, या कह सकते हैं सिर्फ बढ़ रहा है, लेकिन इसमें नहीं जोड़ते, सीधे लिख देते इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसे पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और यही 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बारी बारी से एकदम डिटेल पढ़ने वाले हैं। और ध्यान रखिए, पिछले भी क्लास में बोले थे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी, मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए भी। तो फटाफट अब नोट कर लीजिए, तो नोट कर लीजिए पूरा ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आप देख लिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, कैसे सॉल्यूशन के लिए किस बातों पर निर्भर करता है और किस पर निर्भर नहीं करता है। अब कौन कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, इंपॉर्टेंट इसका कौन कौन सा टाइप है, तो 4। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, या डिप्रेशन, इसको लिख देते हैं डिप्रेशन लिख देते हैं, है ना, डिप्रेशन ज्यादा अच्छा टर्म चलता है, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी घट जाना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये सब चेंजिंग, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ते जा रहा है, और ये प्रॉपर्टी जितना सारा है उतना ही ज्यादा चेंज करेगा जितना नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स चेंज करेगा। और अब हम थोड़ा यहां और एक बात बताते हैं, ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो देख रहे हैं आप, ये 4 कॉलिगेटिव 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये तो याद ही रखना है, और डिटेल तो अब शुरू कर रहे हैं। 4 टाइप का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दूसरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से इंटर रिलेटेड है। अगर सॉल्यूशन का लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पता कर लिए तो आपके लिए उस सॉल्यूशन का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी पता चल जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी पता चल जाएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी इस चारों में से कोई एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू पता है तो बाकी अन्य कैलकुलेट करके बता देंगे, ठीक। यानी हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दूसरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से इंटर रिलेटेड है, नहीं तो इस बात को भी लिख लेंगे, लिखेंगे इस बात को भी, ईच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज related to each other, thus if one property is measured the other can be also calculated। अगर एक को मेजर हम कर लेंगे तो अदर को भी हम कैलकुलेट करके बता सकते क्या है, यानी कहेगा कि देखो कोई सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इतना से बढ़ गया तो बताओ इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना से घटेगा, तुरंत बता देंगे, बस जरूरत है आगे समझने का। और ठीक, तो अब इस 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में खुशी की बात है कि ये पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका पढ़ा हुआ है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, यानी कहां पढ़े थे तो देखिए रॉल्स लॉ का 2 केस था। एक केस था ऐसा, रॉल्स लॉ ऐसे सॉल्यूशन के लिए, यानी लिक्विड इन लिक्विड,
दूसरा केस रॉल्स लॉ का पढ़े थे, सॉलिड इन लिक्विड, यानी एक पढ़े थे सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट्स ओनली, दूसरा पढ़े थे सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो उस केस में पढ़े थे, ये क्या पढ़े थे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P नोट माइनस P बाय P नोट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यही तो ये पढ़ चुके, इतना ही है। तो अच्छा बात है ना कि ये हमको नहीं पढ़ना पड़ा, ये तीन को ही डील करेंगे, ये हो चुका है, बहुत अच्छी बात। और यही है, यही वाला है ये सेकंड केस रॉल्स लॉ का, ठीक, लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो देख लेंगे फिर से दोबारा, पिछले वीडियो में दिया हुआ है। तो अब शुरू करने वाले हैं क्या, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तब देखें इसे, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नाम स्पष्ट है, यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। जैसे जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल का संख्या बढ़ते जाएगा सॉल्यूशन में, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो देखें, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी डेल्टा टी बी पढ़ेंगे, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले ये तो बात जान लें कि आखिर बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, क्या है बॉइलिंग पॉइंट। कहिए सर क्या ऐसा, ये सब भी सवाल पूछने का है, ये तो बचपन से जान रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्या होता है। तो जरूर कहिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर कि कोई भी लिक्विड उबलने लगता है, बॉइल करने लगता है। तो यदि ऐसा जानते हैं तो गलत जान रहे हैं, ठीक है। अब समझेंगे सही में बॉइलिंग पॉइंट है क्या, होता है क्या, ठीक। तो देखिए, सबसे पहला बॉइलिंग पॉइंट यानी है क्या, उस बात समझेंगे इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है क्या, खूब अच्छे ढंग से एक बात को समझेंगे। देखो, वीडियो छोटा भी बना सकते थे, लेकिन उससे हर कॉन्सेप्ट क्लियर ना होगा, और मेरा प्रयास है कि यह क्लास कर लेने के बाद आपको और कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं हो। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है देखिए, तो बॉइलिंग पॉइंट भी समझने के पहले एक चीज और जानेंगे, आखिर बॉइल क्यों करता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक, लिक्विड। इसको समझ लेंगे पहले, तो अगला हर बात समझेंगे अच्छे ढंग से। तो देखिए, बॉइलिंग का साइंटिफिक कारण क्या है, क्यों बॉइल करता है कोई भी लिक्विड। हम इवेपोरेशन के बारे में नहीं, बॉइलिंग के बारे में बता रहे हैं। अब एक कंटेनर में कोई लिक्विड ले लिए, चलिए हर जगह वाटर ही ले रहे हैं, कोई बात नहीं, बड़ा अच्छा है, ले लिए, ठीक, एकदम प्योर वाटर है, कोई मिलावट इसमें नहीं है, और नॉर्मल कंडीशन में है, ये पूरा प्रेशर सब चीज से नॉर्मल है। अब कहा जाए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, तो आप कहिएगा 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसी पर तो उबल जाता है, इसलिए बोल दिया बॉइलिंग पॉइंट 100। लेकिन देखिए, अब जानने वाले आखिर ये वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर ही क्यों बॉइल करता है, इसको समझेंगे। तो एक चीज देखिए, एक और फैक्टर है इसका दुश्मन, जो कि इसको बॉइल होने से रोकना चाहता है। कौन है दुश्मन? ऊपर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि नहीं चाहता है कि नीचे का लिक्विड वेपर बन के ऊपर आए, ठीक, और यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक। चलिए अभी 100 डिग्री सेल्सियस से नहीं गर्म किया, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके। मान लिए आप
80 डिग्री सेल्सियस से गर्म किया, वेपर तो बना, लेकिन ये वेपर इतना कमजोर था इस टेम्परेचर पर, इतना कम वेपर के कारण प्रेशर हुआ कि इस प्रेशर से ज्यादा ताकतवर ऊपर वाला था। बोला अरे बैठो, अभी उड़ने नहीं देंगे, अभी बच्चे हो बैठो, क्योंकि ऊपर वाला थोड़ा ज्यादा ताकतवर है, प्रेशर ज्यादा है, नीचे से इस टेम्परेचर में कम वेपर प्रेशर मिला है। बोला अच्छा, हम भी आ रहे हैं तैयार होकर के। फिर आया कि नहीं, अब 90 पर गर्म करो तो जाते हैं, टक्कर लेंगे उससे। फिर 90 डिग्री सेल्सियस पर गर्म के वेपर तो बना, और वेपर के कारण प्रेशर भी बना, वेपर के कारण प्रेशर और बढ़ गया, वेपर के कारण प्रेशर भी बना और बढ़ गया। लेकिन बोलेगा अभी भी हमसे मुकाबला करने लायक नहीं, वो दबा देगा वो। ठीक बोला, अच्छा अब की बार आ रहे हैं। 100 डिग्री सेल्सियस से गर्म किया, हाँ अब इतना पर किए तो इस टेम्परेचर कारण, इसके कारण इतना डेवलप हो गया वेपर प्रेशर कि इससे कम मुकाबला तो कर सकता है, टक्कर ले सकता है, जीते चाहे नहीं जीते। तो क्या है कि अब कंफर्म ये जान लीजिए, 100% प्योर वाटर का नॉर्मल कंडीशन में जो वेपर प्रेशर डेवलप होगा उसका वैल्यू 1 ATM के बराबर हो गया, यानी इसके बराबर हो गया। अब दोनों में टक्कर होगा, बोलेगा कि हम भी तुम्हें से कम नहीं। तो जस्ट इस स्थिति में थोड़ा वेपर वहां जाने लगा, यानी बॉयल होना जस्ट शुरू होगा। अब इससे थोड़ा और बढ़ा है, तभी ये जो है इससे भी पावरफुल बन गया जो दबा रहा था। अब कहेगा लो, अब हमसे तुम टक्कर लेने लायक नहीं है, क्योंकि अब मेरा वैल्यू जो है तुमसे भी ज्यादा बढ़ गया, मेरे वेपर प्रेशर टेम्परेचर और बढ़ा दिए। तो यानी 100 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर वाटर जो है जस्ट बॉयल करना शुरू होता है, बॉयल करना। तो यानी कह सकते हैं कि बॉयल ओनली इफ ये जो वेपर प्रेशर डेवलप हो रहा है लिक्विड के कारण, इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर, ठीक, तो वेपर प्रेशर डेवलप्ड बाय द लिक्विड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ATM। यही है, यानी इक्वल रहेगा तो जस्ट बॉयल होना शुरू होगा, स्टार्ट होगा, और ज्यादा हो गया तो आपको बॉयल होते दिखेगा, है ना, यानी इस टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना। इससे थोड़ा आगे बढ़ गए तो बस इक्विलिब्रियम टूट जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तोड़ करके आगे निकलने लगेगा। ठीक, तो समझ गए ना बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अब इसी कॉन्सेप्ट पर बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन हम अब दे रहे हैं, इसको डिफाइन कर रहे हैं, वही डिफाइन आपको काम करेगा, वही डिफिनेशन। तो देखिए क्या है बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या है, कैसा टेम्परेचर है, तो लिखेंगे इट इज द टेम्परेचर at which vapor pressure developed by liquid on the liquid surface becomes equal to the atmospheric pressure। ठीक, बस बहुत आसान, बहुत छोटा और परफेक्ट यही है। क्या है बॉइलिंग पॉइंट, तो इट इज द टेम्परेचर, यह वो टेम्परेचर है, खास टेम्परेचर जिस पर एट विच वेपर प्रेशर डेवलप्ड बाय लिक्विड ऑन द लिक्विड सरफेस, यानी लिक्विड के ऊपर ही होगा, तो स्पष्ट है,
बिकम्स हो जाए इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी इसके बराबर हो जाए जिस टेम्परेचर पर इसके बराबर हो जाए, और इसी टेम्परेचर को कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो कहिए तो बॉयल तो इससे ऊपर पर भी कर सकता है, फिर इसको क्यों माने? तो जस्ट ये स्टैंडर्ड वैल्यू है जिस पर जस्ट शुरू हुआ है, यानी कम से कम इतना देंगे तो बॉयल करेगा, और इस टेम्परेचर पर थोड़ा इक्विलिब्रियम में रहेगा, और इससे थोड़ा बढ़ा देंगे तो इक्विलिब्रियम तोड़ करके निकल जाएगा। ठीक, अब मतलब यहां एक खास बात पर ध्यान रखेंगे कि मेरा जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड है, यानी एटमॉस्फेरिक चेंज करेगा तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज करेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? चेंज होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, दोनों ही रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा दें तो घटा देंगे तो इसका वेपर प्रेशर कम भी रहेगा तो कम चलेगा, और वेपर प्रेशर कम रहेगा, कम करने के लिए टेम्परेचर कम भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कम ही टेम्परेचर तो उतना वेपर प्रेशर इस पर बन जाएगा, किससे मुकाबला कर लेगा। अगर ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इससे भी बढ़ा दिए, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बढ़ा दिए तो और कस के दबाएगा, और इससे मुकाबला करने के लिए वेपर प्रेशर और ज्यादा चाहिए तो टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो इसी बेसिस पर एक चीज और, एक बहुत सा बचपन से ही क्वेश्चन आप लोग जानते आ रहे हैं, तो इस पर एक डील करते हैं। ठीक, तो आप भी इसमें थोड़ा सा पॉइंट को नोट कीजिएगा जो कि एक बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सके आपके अंदर। तो चलिए, तो इसी पर एक देते हैं, यहां समझ गए। अब इस पर सवाल देते हैं। तो अभी हम क्या देखें कि जो बॉइलिंग पॉइंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड है, यानी ये चेंज करेगा तो ये भी चेंज कर जाएगा। तो कैसे? तो एक इस पर सिंपल सा बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन है, एक बहुत इंटरेस्टिंग, ध्यान से देखिएगा। मान लिए एक पहाड़ है और ये आपका प्लेन है जहां रह रहे हैं, अब फिर एक समुद्र के किनारे चल गए, समुद्र के किनारे एकदम पिकनिक मनाने चल गए। कहां कहां? 3 जगह पिकनिक मनाएंगे आप, 3 जगह का प्रोग्राम है एक साथ। ठीक, एक बार सोचे कि थोड़ा समुद्र, बहुत इच्छा होगी जो बच्चे नहीं गए होंगे समुद्र का किनारा देखने का। ठीक, समुद्र के किनारे यानी यहां चले गए, यहां पिकनिक मना रहे हैं। दूसरा, चलिए यहीं आप किसी पार्क में या कहीं मना रहे हैं जहां हैं, जिस लोकेलिटी में, ठीक, यहां पिकनिक मना रहे हैं। तीसरा, बस चल गए बहुत ऊंचाई पर, पहाड़ पर, सोचे चलते वहां कैसा मजा आता है पिकनिक का, यहां आ गए, 3 जगह आ गए। ठीक, तब पिकनिक जा रहे हैं तो वहां तो सिर्फ टहल घूम करके नहीं आएंगे, जाते हैं तो खाने के प्रति भी तो इंटरेस्ट रहता है, तो खाना रेडीमेड नहीं लेकर के गए हैं, आपको वहीं बनाना है। ठीक, चावल दाल या जो अच्छा चीज जो भी बनाना है। आप बताइए कहां, किस प्लेस पर आप खाना अच्छे ढंग से भर पेट खा करके आएंगे, यानी सी लेवल पर कि प्लेन में कि हिल पर, माउंटेन के ऊपर, कहां? तो जानते हैं यहां हो सकता है कि सब सामग्री रहते हुए यहां से भूखे चलाए। ठीक, यहां पर तो चलिए यहां का तो अनुभव है ही, यहां तो खाते हैं, और यहां खूब अच्छे ढंग से जल्दी खाना खा के आएंगे, जल्दी खाना बनेगा। यहां खाना कुछ समय, यहां खाना हो सकता है बने ही नहीं, अगर कुछ सुझाव का पालन नहीं किए तो यहां खाना बनेगा ही नहीं। क्या है? तो चलिए समान सी बात बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है और प्रेशर से रिलेटेड है। तो एक बात स्पष्ट है, यहां समझिए कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं मेरा अल्टीट्यूड बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ता है, हाइट बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे धरती से आसमान की ओर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटते जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटते जाता है। अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी यहां सबसे कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, सबसे कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उससे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और नीचे आगे सी लेवल और ज्यादा एटमॉस्फेरिक, 3 कंडीशन। अब देखिए क्या है, यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा,
यानी खाना बना रहे हैं, किसी बर्तन में डाल दिए, यहां खाना बना रहे हैं, ठीक। तो क्या होगा कि ये जो आपका प्रेशर है यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, प्रेशर जो मिलेगा वो ग्रेटर देन 1 atm मिलेगा, यानी प्रेशर यहां बढ़ चुका। यानी आप यहां कुछ भी डाल दिए, चावल दाल कुछ भी डाल दिए, खुले बर्तन में, प्रेशर कुकर नहीं लेना है, तो बात बदल जाएगा, ठीक ना। तो है ना, क्या है खुले बर्तन में वाटर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है यहाँ का प्रेशर सी लेवल के में, उसके किनारे, तो ये डला ऊपर से नीचे कस के दाब रहा है। अब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है तो वेपर प्रेशर भी हमको एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा वेपर प्रेशर पैदा करने के लिए हमको यहाँ पर टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा लेना होगा, बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब ये इससे क्या होगा, ये तो और ज्यादा टेम्परेचर पर, तो बात है कि आप प्लेन पर गर्म करते थे पानी को, तो चलिए सादा पानी था तो 100 डिग्री सेल्सियस ज्यादा टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा था यहाँ, उसके बाद वो इवेपोरेट कर जाता था। अब लिक्विड का 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन वेपर बन के ऊपर नहीं उड़ रहा है, यानी जो भी टेम्परेचर बस इसी में सिमटा है, ये हीट का लॉस नहीं हो रहा है, ये टेम्परेचर नीचे होल्ड किया। अब इस टेम्परेचर पर जो भी खाना डालेंगे उसको ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा और आसानी से बनेगा, ठीक। चलिए इसी तरह से यहां पर समझिए, दूसरा केस में प्लेन है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो खाना बनाते ही हैं, तो थोड़ा अब यहां गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है टेम्परेचर, क्योंकि नॉर्मल केस है ये प्लेन का, ठीक है, क्योंकि 1 atm है यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो चलिए अब यहां क्या होगा, अब यहां क्या होगा, खाना जब बना रहे हैं तो चलिए मेरा कंटेनर है, डाल दिए इसे ऊपर, तो जो आपका प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर इज लेस देन 1 atm, ठीक। अब कम ही वेपर प्रेशर डेवलप होगा तो भी बॉइल करने लगेगा। अब कम वेपर प्रेशर पैदा करने के लिए हमको बॉइलिंग पॉइंट 100 से कम भी लें, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ही टेम्परेचर डालेंगे कि ये बॉइल करके ऊपर इसका वेपर भागने लगेगा। अब इसमें जो भी खाना डाले हैं, जो भी बनाने के लिए चावल दाल जो भी डाले हैं, ठीक, अब उसको तो टेम्परेचर ज्यादा मिला नहीं, टेम्परेचर ज्यादा मिलने के पहले सब भाप बन के उड़ गया, तो पता चलेगा कि खाना बनने के पहले कच्चा ही रह गया, अब वेपर बन के उड़ गया, ठीक ना। तो इस तरह से यहां पर हायर अल्टीट्यूड पर खाना बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, हाँ, लेकिन क्या, प्रेशर कुकर ले लीजिए, बस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ब्रेक कर दो तो अंदर जो बन रहा है तो उस पर आपका आसान हो जाएगा, हर जगह लगभग एक जैसा खाना बनेगा अगर प्रेशर कुकर ले लेंगे तो, क्योंकि वो ऊपर से ढक दिए, बंद कर दिए, खुले के लिए बता रहे थे, ठीक। तो इस तरह से आपको यही बात समझा रहे थे कि बॉइलिंग पॉइंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डायरेक्ट रिलेशन है, यानी बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर निर्भर करता है, और जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट घटते जाएगा। तो इस तरह से आप लोग बॉइलिंग पॉइंट को समझ चुके हैं, ठीक। अब हम इसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये शुरू कर रहे हैं, तो चलिए यहीं से ये कॉन्सेप्ट शुरू होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मिटा दें, ठीक। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये डेल्टा टीवी क्या है। अब देखिए बात है कि हम प्योर लिक्विड लिए हैं 100%, 1 लीटर ले लेते हैं, 1 लीटर 100% प्योर वाटर H2O, 1 लीटर 100% प्योर वाटर ले लिए, ठीक है। जैसा कि इसके पहले पढ़े, इसमें 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए, बन गया सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के साथ। यहां तो सिर्फ वाटर ही था, और वाटर और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दोनों यहां आ गया। अब इसमें नॉन वोलेटाइल
सॉल्यूट भी है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी है, ठीक, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। चलिए ठीक, और हम डाल दें, चलिए 2 में भी काम चलता, और डाल दिए, फिर आगे मन हुआ कि नहीं और डाल के देखते हैं, फिर अगला 1 मोल और डाल दिए, 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फिर डाल दिए, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गया इस सॉल्यूशन में, यानी और सॉल्यूट पार्टिकल्स घना हो गया इसमें, और ज्यादा इसका नंबर बढ़ गया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, ठीक। अब देखिए बात है, इसको 100 डिग्री सेल्सियस से गर्म किया, तो जस्ट पढ़े कि 100 डिग्री सेल्सियस पर इतना वेपर प्रेशर हो जाता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मुकाबला कर लेता है, यानी यहां जो वेपर प्रेशर होगा 1 atm, यहां जो अगर यहां भी 100 डिग्री सेल्सियस से गर्म किए तो यहां भी इसके कारण जो वेपर प्रेशर होगा वो लेस देन 1 atm, ठीक। चलिए 2 ही को लेकर चल रहे हैं, ठीक, आगे और कम हो जाएगा, ठीक। तो बात है कि यहां भी ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, यहां भी ज्यादा है, तो यहां तो मुकाबला कर लेगा, यहां बॉइल कर लेगा, लेकिन ये सॉल्यूट आ जाने के कारण वेपर प्रेशर इसके कारण घट गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हुआ, ऊपर का मुकाबला नहीं कर पाएगा। अब क्या होगा कि अब जरूरत होगा इसको 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म करने का, ठीक ना। अब इस पर बॉइल नहीं करेगा, तो अब मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसे आगे हम पढ़ेंगे। इस सॉल्यूशन का मोलालिटी 1 है, मोलालिटी कितना दिया 1, ठीक, आगे बताएंगे, लेकिन अभी यूं ही समझा रहे हैं। अगर मोलालिटी 1 रहेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है, जो पहले था यानी वाटर के केस में, वो 0.52 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा, इतना हो गया, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया इसका, ठीक। अब देखिए फिर आगे इसका बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा, ठीक, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, तो देखते हैं, इक्वल टू 100 तो था नॉर्मल केस में, नहीं तो 100 पर तो बॉइल हो रहा है ना, और बढ़ाना पड़ेगा कितना, प्लस 1.04 डिग्री सेल्सियस, इतना से, ठीक। यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ते जा रहा है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जा रहा है, एलिवेट करते जा रहा है, कितना से, ये एलिवेट करते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब देखिए प्योर के रिस्पेक्ट में, ये प्योर है, प्योर के रिस्पेक्ट में इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना से बढ़ा, ठीक, प्योर के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या देखें, यानी डेल्टा टी, इसी कह देंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कितना से बढ़ा, डेल्टा टी बी इक्वल टू, तो अभी कितना है 100.52 डिग्री सेल्सियस, ये प्योर वाला कितना था, ये कितना है। अब दोनों के बीच का डिफरेंस लिखते हैं, है ना, दोनों के बीच के डिफरेंस लिखते हैं, डेल्टा टीवी, यानी बॉइलिंग पॉइंट इन द केस ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में कितना था 100.52 डिग्री सेल्सियस, और प्योर में तो कम था, कितना था 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखेंगे कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस जो हो गया, तो यानी डेल्टा टी बी इक्वल टू 0.52 डिग्री सेल्सियस, ये मेरा मिला एलिवेशन। हाँ, बाद में समझें कहां से आया 0, कुछ नहीं, अभी सिर्फ इतने समझे बढ़ रहा हो, क्या आया है कितना बड़ा अभी सोचना नहीं है, ठीक, यूं ही हम डाटा लिखा दिए हैं, है ना। तो अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो अब है, तो क्या हो गया ये, यानी डेल्टा टीबी, तो इसको फिर इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट इन प्योर स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट इन प्योर स्टेट, ये यही हो गया, यही डेल्टा, यानी
सॉल्यूशन बनाने के बाद क्या हुआ बॉइलिंग पॉइंट, और उस लिक्विड का जिसका कि सॉल्यूशन हो, उस लिक्विड का प्योर स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट क्या था, ये दोनों का डिफरेंस होगा, ये होगा। अब ये तो समझ ही गए कि क्यों बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है बढ़ रहा है, कॉन्सेप्ट दे दिए, ये नोट कर लीजिए। अब इस पर फार्मूला और रिलेशनशिप बताने वाले हैं। ये तो जान गए हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर निर्भर करता है, और भी अब जानेंगे कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर करता है, मोलालिटी पर, और क्या क्या सब जानेंगे। ठीक, तो ये अभी यहां हम समझे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। एलिवेशन पॉइंट इन बॉइलिंग पॉइंट एक डिफरेंस है दोनों का। ठीक, मान लीजिए इसके यानी सॉल्यूशन फर्स्ट और ये इसके बीच में हम डिफरेंस देखेंगे तो वो भी कहेंगे, यानी हमेशा प्योर के रिस्पेक्ट में आपको सॉल्यूशन को देखना है, उसी कहेंगे। या तो इस प्योर के रिस्पेक्ट में ये देखें, ये डेल्टा टीवी दोनों के बीच में क्या लगा, इसके रिस्पेक्ट में इसको देखें तो डेल्टा टीवी इसके रिस्पेक्ट में है ना। तो यानी हमेशा जो हमको डिफरेंस लेना है प्योर के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन का। तो अब इसी के बीच का रिलेशनशिप आगे बता रहे हैं। देखिए, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है, और लिखते भी रहिए, नोट भी करते रहिए। आपके अगर लिखने से पहले मिटा दिए हैं तो आप वीडियो को रोक करके उसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ाइए। अब डेल्टा टीवी, तो अभी हम जस्ट स्पष्ट देखे थे कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है, यानी नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूशन में बढ़ते जा रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा था, बढ़ते जा रहा था। तो यहां हम कह सकते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। मोलारिटी नहीं, मोलालिटी, समझ गए होंगे मोलालिटी क्या है, ऑफ सॉल्यूशन। और आप जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, यानी कह सकते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू द केवी इंटू एम। ये केवी आया मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब क्या है, कैसे, तो ये तो समझ गया, ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कितना से बढ़ा, कितना से चेंज हुआ, ये है मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, और ये है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, वेयर केबी इज या इक्वल टू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब सबसे पहले जानिए मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता क्या है, तो उन्हें आगे बात बढ़ेगी, इसको जानिए, नहीं तो यही रुकावट आ जाएगा। तो इस रुकावट को भी तोड़िए, हटाइए समझ करके। क्या है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, बड़ा आसान है। क्या है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, यानी व्हाट इज केबी, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो एक डिफिनेशन तो यहां से स्पष्ट मिल रहा है हमें, स्पष्ट क्या है कि अगर सॉल्यूशन का मोलालिटी 1 ले लें तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा इक्वल टू केबी, यानी केबी और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बीच में कोई अंतर नहीं रहेगा, सेम हो जाएगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं दो तरह से बताएंगे। सबसे पहला ठीक, कि इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इफ मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1, यानी सॉल्यूशन का मोलालिटी 1 हो। तो स्पष्ट है, इस इक्वेशन में देखिए सॉल्यूशन का मोलालिटी 1 हो सकता है, तो अगर सॉल्यूशन का मोलालिटी 1 ले लिए तो ये तो 1 हो गया, तब बच गया ये दोनों, यानी डेल्टा टीवी बराबर केबी। यानी केबी क्या है, ये भी एक तरह का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ही है। कब, जब सॉल्यूशन का मोलालिटी 1 हो जाए। ये
ठीक, अब इसको और भी एक तरह से, दो तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक, सब एक एक बात को जानेंगे। दूसरा यहां समझा देते हैं क्या है इसी बात को एक नए ढंग से। ठीक, मान ले 1 लीटर वाटर लिए हैं 100% प्योर, 100% प्योर, 1 लीटर 100% प्योर वाटर लिए और इसमें एक मोलालिटी करना है 1 मोल, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ग्लूकोज ही ले लेते हैं C6H12O6 ले लिए, बन गया सॉल्यूशन। ठीक, अब इस सॉल्यूशन का मोलालिटी क्या होगा, 1 होगा। ठीक, यानी मोलालिटी इक्वल टू 1। इस सॉल्यूशन का मोलालिटी मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर। ठीक, तो मोलालिटी 1 हो गया। अब देखिए क्या है कि दोनों को बॉइल करेंगे, दोनों को उबालेंगे। ठीक, और मेजर करेंगे, एक थर्मामीटर लगा के देखिए ये कितना टेम्परेचर पर बॉइल किया है प्योर वाटर, पाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें भी थर्मामीटर लगा दीजिए, नहीं पहले से पता क्या होगा नहीं होगा, ठीक, नहीं पता है, आप खुद पता करना चाह रहे हैं, लगा दीजिए थर्मामीटर, मेजर कीजिए, बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ा हुआ यहां मिलेगा क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक, इसके अपेक्षा ज्यादा होगा, कितना होगा तो आप देखिएगा 100.52 डिग्री सेल्सियस, ये यानी इतना से ये बढ़ चुका है। अब यानी कह देंगे कि वाटर का है, इस लिक्विड का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है सॉल्वेंट का, यानी सॉल्वेंट बदलेंगे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बदल जाएगा, लेकिन सॉल्यूट बदलेंगे तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो है नेचर ऑफ लिक्विड पर निर्भर करेगा, सॉल्यूट पर नहीं, है ना, सॉल्वेंट पर। तो इसका यानी हम कह देंगे कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी Kb इक्वल टू 0.52, ये हो गया। क्या है फिर से कि किसी भी हमें अनजाने लिक्विड का भी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट पता करना है तो उस लिक्विड का 1 लीटर ले लेंगे, फिर इस लिक्विड में किसी भी सॉल्यूट का 1 मोल डाल देना है जो कि नॉन एसोसिएबल एंड नॉन डिसोसिएबल, यानी टूटे नहीं। 1 मोल डाले तो लिक्विड में जाने के बाद भी एक ही मोल रहे, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं करे। अब उस कंडीशन में फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट मेजर किए और देखिए दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आया, और जो डिफरेंस आया किस केस में, जब मोलालिटी 1 हो तो इसी को कहेंगे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और फिर से एक बात, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के नेचर पर निर्भर करेगा, इसमें सॉल्यूट क्या है उससे कुछ लेना देना इसको नहीं है। इसलिए वाटर का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का एक अलग वैल्यू होगा, अल्कोहल का अलग होगा, अल्कोहल भी बहुत तरह के, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल सबका अलग होगा, बेंजीन का अलग होगा, टर्लिन का अलग होगा, क्लोरोफॉर्म का अलग होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। जितना लिक्विड उतना तरह का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, यानी सॉल्वेंट के नेचर पर निर्भर करता है। अब एक और इसे समझा देते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को एक फॉर्मूला के द्वारा। ठीक ना, तो फिर एक मोलर एलिवेशन कांस्टेंट पता करने का एक फॉर्मूला आ रहा है, तो नोट भी करते जाइए। ठीक है, ऊपर लिखते हैं एक और फॉर्मूला, या ऐसे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का। ठीक, ज्यादा यूज इसी सब का है, आगे जो लिख रहे हैं उसका यूज उतना नहीं मिलेगा, फिर भी जानिए मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का। Kb मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इक्वल टू mr T नॉट B का स्क्वायर बाय 1000 इंटू इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला एक है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का, एक यहां तो समझ गया है ना। ये अब जाने क्या है, कैसे, हमको कुछ नहीं, थर्मामीटर है नहीं कुछ है या जो भी है, ठीक, कैसे पता करें, कोई लिक्विड दे दिया XYZ लिक्विड, ठीक, और उसको पता करना है कि हमको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है क्या। तो सबसे पहले आप देखिए उस लिक्विड का मोलर मास क्या है, मोलिकुलर मास क्या है ना। तो वेयर m इक्वल टू मोलर
मास ऑफ लिक्विड यानी सॉल्वेंट का मोलर मास क्या है। आर क्या है, गैस कांस्टेंट। और वैल्यू तो इसका बहुत तरह का यहां लेना है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये डेल्टा टीबी नोट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड इन प्योर स्टेट, यानी प्योर स्टेट में, जैसे वाटर जब प्योर था तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इन प्योर स्टेट 1000 तो सोचना ही ना, नंबर है। ये क्या है, डेल्टा टीबी, डेल्टा एच, ओहो इंथैल्पी, डेल्टा एच वीपी वेपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ये है ऑफ वेपराइजेशन। ऑफ दैट लिक्विड इन प्योर स्टेट। अगर वाटर लिए हैं तो प्योर वाटर का एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, चलिए फिर से एक बार बताते हैं। ठीक, तो अब एक और तरीका है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट निकालने का, यानी केवी पता करने का। तो क्या करना है, जिस लिक्विड का हमें मोलर एलिवेशन कांस्टेंट पता करना है, उस लिक्विड का मोलर मास क्या है। ठीक है, पता चल जाए। जैसे वाटर लिए तो वाटर का 18 हो जाएगा। आर गैस कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है, कोई झंझट ही नहीं है। डेल्टा टीबी आप जानते हैं, वाटर का ले रहे हैं तो वाटर का प्योर स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बाय 1000 कहना ही नहीं, तो 1000 है तो 1000 ही रहेगा, इनटू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, यानी वाटर का, प्योर वाटर का एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, कितना है। तो ये भी फिक्स है ना। अब थोड़ा सा क्या होता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक, तो यहां पर मोल लेते हैं, है ना। ठीक, तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ द लिक्विड इन प्योर स्टेट, है ना। तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल करते हैं, यहां एक मार्क कर लीजिए, पर मोल ये लिया गया, क्या है इस फार्मूला के लिए पर मोल लिया गया, पर मोल ध्यान रखिए, पर मोल ऑफ द लिक्विड। अब क्या है पर मोल, ठीक क्या है कि ठीक है, आप वाटर ले लिया 100% प्योर लिक्विड प्योर स्टेट में, और कितना 1 मोल। ठीक, अब बाहर से कितना हीट इसे सप्लाई करें, कि ये पूरा का पूरा वाटर जो है वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाए और 1 मोल के 1 मोल वेपर में बदल जाए, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। हाँ, लेकिन टेम्परेचर जो यहां था वही टेम्परेचर यहां होना चाहिए। वेपर में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। यानी इसको कह सकते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी, या इसे कह सकते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दोनों कह सकते हैं। ठीक ना, समझ गए एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो बात है इस केस में आपको ये डाटा याद रखना होगा, वो फिक्स रहता है। तो इस तरह से केवी निकालने का एक और ये फॉर्मूला है, अब नोट कर लीजिए। अब इस पर न्यूमेरिकल्स आने वाला है, यानी आपका मेन क्लियर हो चुका है, यही था कॉन्सेप्ट। हाँ, तो अब हम जान लें कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से कैसा क्वेश्चन, किन किन बातों पर क्वेश्चन आने वाला है। तो थोड़ा सा एक बार फोकस कर लेते हैं, फिर अगले टॉपिक में चलेंगे। तो जैसा कि हम जान चुके हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू KB इंटू m। ठीक, जहां की ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ये है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको
इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है, या मोलर है ना, लिख देते हैं दोनों बात, हम पहले भी बता दिए हैं। तो इसको कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या मोलर इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, दोनों ही नाम से जाना जाता है। जो कि किसी भी खास लिक्विड के लिए हमेशा ये फिक्स होता है, ये चेंज करता नहीं। कांस्टेंट है खास लिक्विड के लिए, कांस्टेंट खास अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग इसका वैल्यू होगा, अलग अलग प्योर लिक्विड के लिए। अब इसी को थोड़ा एक्सटेंड करना है मोलालिटी को। कैसे मोलालिटी को और कितने ढंग से लिख सकते हैं? तो मोलालिटी इक्वल टू हम जानते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर। ठीक, ऐसा जानते हैं। यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को यदि n से रिप्रेजेंट करें, वॉल्यूम को 20 से। हाँ, ध्यान दें, वॉल्यूम मिलीलीटर में भी दिया जा सकता है, तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे 1000 ऊपर चला जाएगा, तो कंफ्यूजन में ना पड़ेंगे। ठीक, यहाँ लीटर में लिखे हैं, है ना, मिलीलीटर में रहेगा तो ध्यान रखिएगा, उसको भी लीटर में कन्वर्ट कर दिया। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को भी डिवाइड कर तोड़ सकते हैं आगे, क्या है, कैसे मोल निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसके लिए कोई सिंबल यूज कर लेते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, यानी इसको हम मान ले W2 मान लेते हैं, अब मोलर मास को M2 मान लेते हैं। ठीक है, ये मान के चलते हैं। तो फिर इस मोलरिटी के प्लेस पर उस सबको हम पुट कर सकते हैं। तो यानी फिर से इसको लिखते हैं, यानी डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू, हम मोलालिटी को इस तरह तोड़े थे, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यानी N/V, जहां की वॉल्यूम किस चीज में लिया, लीटर में, मिलीलीटर में नहीं लिया, मिलीलीटर में लेते तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ऊपर। अब फिर इसको और आगे प्रोसीड कर सकते हैं, यानी इक्वल टू KB इंटू नंबर ऑफ मोल के अपनी वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी W2Y M2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम को भी से V। अब देखिए, इतना बात पर ध्यान रखिएगा, क्या आएगा आपको, अन्य टर्म इसका दे देगा। कभी पूछेगा कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, जो सॉल्यूट डाले उसका मोलर मास क्या होगा। फिर पूछ सकता है जो सॉल्यूट डाले हैं उसका कितना ग्राम है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। और भी आ सकता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है। यानी इन सब बातों पर क्वेश्चन आ सकता है, या अन्य टर्म दे दे तो कभी के भी पूछ सकता है, कभी ये पूछ सकता है, इस तरह से इसको घुमा के पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब एक ग्राफ भी डील कर देते हैं, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट ना है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड एक छोटा सा ग्राफ, बस थोड़ा सा 1 मिनट देखिए, डील कर देते हैं। तो चलिए ग्राफ डील कर रहे हैं, एक इसी से रिलेटेड है। ठीक, ग्राफ डील करने के लिए हम 2 एक्सिस ले लिए, इस एक्सिस पर वेपर प्रेशर डाल दिए हैं। यहाँ क्या है, वेपर प्रेशर, यानी जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वेपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते 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 बढ़ते, मान लो यहाँ पर 1 atm ले लिया, 1 atm वेपर प्रेशर 1 atm। ठीक, इधर चल रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर 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 बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक, और भी इस बीच में छोटा छोटा बहुत सारा स्केल होगा टेम्परेचर का। ठीक, ये टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। ठीक, उतना नहीं लिखे हैं। ठीक, अब देखिए, ये है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर लिए है इधर टेम्परेचर।
अब एक हम प्योर लिक्विड के केस में देखेंगे, फिर उसी के सॉल्यूशन के केस में देखेंगे कैसे कैसे हमारा टेम्परेचर, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट तीनों एक साथ देखेंगे क्या है। ठीक, पहला केस लेते हैं प्योर लिक्विड का। ठीक, प्योर लिक्विड, मान ली यहां टेम्परेचर है कुछ 0 डिग्री सेल्सियस से ही शुरू किए। ठीक, तो बात ऐसा है, ऐसा नहीं समझिएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर कारण वेपर प्रेशर 0 होगा। 0 डिग्री, देखिए इवेपोरेशन एक अलग चीज है और बॉइलिंग एक अलग चीज है। ठीक है ना, बॉइलिंग तो सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पर ही नॉर्मल कंडीशन हो सकता है, लेकिन इवेपोरेशन कभी भी हो सकता है, किसी भी। आप ठंडे के दिन में देखे थे, भीगा कपड़ा डालते सूख जाता है, जब तक इवेपोरेट नहीं हुआ होगा तब तक तो सूखेगा नहीं। ठीक, नदी तालाब इवेपोरेशन के द्वारा ही वो सूखता है, लेकिन कितना ही गर्मी हो नदी तालाब बॉयल नहीं करने लगता है। ठीक नहीं, इवेपोरेशन होता है, तो ठीक है, तो इवेपोरेशन करेगा तो आपको कम लोअर टेम्परेचर में वेपर बनेगा, इसलिए वेपर प्रेशर हम ओरिजिन से शुरू नहीं करके मान लिए यहां से करते हैं शुरू, है ना, प्योर वाटर के शुरू हो रहा है ना। ये जैसे से टेम्परेचर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। चलिए यहाँ हम बढ़ा करके यहाँ कर दिए। ठीक, ये यानी वेपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है ये। ठीक, तो ऐसा नहीं कि वेपर प्रेशर 0 शुरू होगा, ठीक है ना, क्योंकि इस टेम्परेचर पर कुछ ना कुछ रहेगा। जैसे से टेम्परेचर बढ़ा है, जैसे से टेम्परेचर बढ़ते जाए वेपर प्रेशर इस एक्सिस पर क्या हो गया, बढ़ते, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। ठीक है, ये मान लेते हैं प्योर वाटर, यानी 100% प्योर H2O के लिए ये ग्राफ है, H2O के लिए। ठीक, अब सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो मान लिए सॉल्यूशन लिए तो सेम टेम्परेचर पर इसके रिस्पेक्ट में उसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो मान लिए जो कुछ टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर इतना था, तो इससे नीचे आएगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो इसी टेम्परेचर तो वही है, वही टेम्परेचर है। ठीक, लेकिन वेपर प्रेशर इसका कम आएगा, इसका यहाँ से वेपर प्रेशर कम नीचे। ठीक है, टेम्परेचर इसका भी बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, टेम्परेचर इसी से बढ़ते जा रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है 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 बढ़ते जा रहा है। ठीक, अब यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ भी पहुंचा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ये भी पहुंचा, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का है। ठीक ना, सॉल्यूशन का है। ठीक, सॉल्यूशन का ग्राफ है ये सॉल्यूशन का। अब देखिए बात है क्या, इस प्योर लिक्विड के केस में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक आने में कितना टेम्परेचर लगा, ये मान लिए प्योर लिक्विड है, तो चलिए इसको मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि प्योर वाटर 100% प्योर वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस और एटमॉस्फेयर वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर होता है। लेकिन जब सॉल्यूशन बना दिए तो 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका वेपर प्रेशर है, तो क्या है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाने के लिए इसका और टेम्परेचर बढ़ा, यानी और इसके आगे गया, कहां गया, ये देखिए ये यहाँ गया, तो यहां पर जो है ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा लगेगा। अब देखिए ये प्योर वाटर का है, इसका सॉल्यूशन का है, दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस आया, ये वाला डिफरेंस है, इसी कह देंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, इतना माइनस इतना, ये आ गया। ठीक, तो अब हम फिर अगला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फ्रीजिंग पॉइंट से, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये शुरू कर रहे हैं। तो देखें, ठीक, ग्राफ भी प्लॉट कर लीजिएगा, प्लॉट कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक, फ्रीजिंग पॉइंट यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन डेल्टा टी एफ, रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे। तो अब इसमें सबसे पहले समझेंगे कि आखिर फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है क्या, जैसा कि इसके पहले पढ़े थे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट को सही तरीके से समझ ले क्या है, ठीक ना। हाँ, वो कॉन्सेप्ट नहीं कि जिस टेम्परेचर पर कोई भी चीज फ्रीज कर जाता है उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक, ऐसा नहीं। तो एक्चुअली समझेंगे फ्रीजिंग पॉइंट है क्या सबसे पहले, तो इसी को समझाते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग
पॉइंट है क्या, पहले समझा देते उस पर लिखेंगे। तो आप लोग सब जानते हैं कि मान लिए 100% प्योर वाटर लिए, लिक्विड 100% प्योर वाटर H2O, जो कि लिक्विड है, ये क्या है, लिक्विड है। और इसका फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मल कंडीशन में कितना होता है, तो आप लोग सब जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसको फ्रीज कराए तो ये 100% प्योर आइस ही बनेगा, यानी सॉलिड। ठीक, कितना टेम्परेचर पर, तो 0 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि ऐसा बोले कि 0 डिग्री सेल्सियस शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर फ्रीज कर जाता है। ठीक ना, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर 100% फ्रीज नहीं करता है। यह वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर जस्ट प्योर वाटर फ्रीज करना शुरू होता है, जस्ट शुरू होता है। यानी इस टेम्परेचर पर ना ही 100% आइस मिलेगा, ना ही 100% वाटर मिलेगा, यानी दोनों रहेगा। ठीक ना, तो अगर कंप्लीटली फ्रीज कराना चाहते हैं वाटर को भी, तो आपको इससे नीचे ने नेगेटिव डिग्री सेल्सियस में, नेगेटिव में टेम्परेचर ले जाना होगा। ठीक, तो हाई क्या फ्रीजिंग पॉइंट है ना। तो यहां देखिए, ये 0 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर सब्सटेंस का लिक्विड और सॉलिड फेज दोनों रह सकता है, ये भी, और दोनों आपस में एक दूसरे के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर ले, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर ले दोनों। ना ही कंप्लीटली इस टेम्परेचर पर 100% वाटर रहेगा, ना 100% आइस, दोनों रहेगा, दोनों रहेगा और इक्विलिब्रियम में एस्टेब्लिश करेगा। तो एक यहां डेफिनेशन मिला जो कि लिखेंगे। तो क्या है फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर सब्सटेंस का लिक्विड और सॉलिड फेज दोनों ही इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। ना ही कंप्लीटली ये सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, ना ही कंप्लीटली ये लिक्विड फेज में ही रहता है, यानी इक्विलिब्रियम में रहता है। और इक्विलिब्रियम में तो दोनों ही फेज रहेगा। या दूसरा डेफिनेशन क्या है फ्रीजिंग पॉइंट, या कह सकते हैं वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड फेज के कारण जितना वेपर प्रेशर डेवलप किया जाता हो, उतना ही वेपर प्रेशर उस टेम्परेचर पर सॉलिड फेज के भी कारण, यानी दोनों वेपर प्रेशर इक्वल हो। दूसरा डेफिनेशन क्या है कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर डेवलप्ड बाय द बोथ फेजेज ऑफ द सब्सटेंस बिकम्स इक्वल, यानी वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर इसके कारण जो वेपर प्रेशर डेवलप होता है, उतना ही इसके कारण। अब कहिए 0 डिग्री सेल्सियस पर वेपोरेट होता है, हाँ होता है ना, बॉयल नहीं करेगा। तो और पहले स्पष्ट कर दिए, बॉइलिंग अलग चीज है, एवापोरेशन अलग चीज है। ठीक ना, हाँ, तो ऐसा इसको मान के नहीं, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर भी होगा। तो डिफाइन कर देते हैं। तो क्या, सबसे पहला दो तरह का, द टेम्परेचर at which liquid and solid phases of the substance exist in equilibrium in between them। ठीक, यानी वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड एंड सॉलिड का, दोनों का फेज जो है इक्विलिब्रियम में रहता हो, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करता हो। ठीक, यानी द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड फेजेस ऑफ द सब्सटेंस एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इन बिटवीन देम। दूसरा क्या बताया, वो भी लिख देते हैं, वेपर प्रेशर से रिलेटेड था, वेपर प्रेशर के बेसिस पर, या और करके इसको लिख सकते हैं, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर डेवलप्ड बाय द liquid
phase becomes equal to the its solid phase। ठीक, या ऐसे भी द टेम्परेचर एट विच बोथ द फेजेज ऑफ सब्सटेंस, बोथ मतलब लिक्विड एंड सॉलिड, एग्जैक्ट इक्वल वेपर प्रेशर दोनों। ठीक, तो इस तरह से ये डिफाइन भी हो गया। तो चलिए डिफिनेशन भी लिख लीजिए। चलिए अब देखिए, तो जैसा कि हम इसके पहले समझ चुके थे कि प्योर लिक्विड के रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। जैसे 100% प्योर वाटर लिए, 100% प्योर वाटर, 100% प्योर H2O। अब इसमें 1 मोल नॉन वोलाटाइल सोल्यूट कुछ डाल दिए, सुक्रोज ग्लूकोज कुछ भी डाल दिए, ग्लूकोज ही डाल दिए, C6H12O6, कितना 1 मोल, 1 मोल। तो चलिए ये मेरा सॉल्यूशन बन गया नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के साथ। इसमें ढेर सारा नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आ गया। ठीक, आ गया, ये आ गया। ठीक, और फिर आगे डाल दीजिए, फिर 1 मोल डाल दिया, और इसमें C6H12O6, यही। फिर अगला सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेट हो गया, और कॉन्सेंट्रेट यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स और इसमें बढ़ गया, और ज्यादा हो गया, इससे भी पहले से भी ज्यादा। ठीक, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गया, तो फ्रीजिंग पॉइंट और घट जाएगा, और घट जाएगा। तो बात है 100% प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आप लोग सब जानते हैं, याद हैं, रखे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना इसका फ्रीजिंग पॉइंट? 0 डिग्री सेल्सियस। इसका स्वाभाविक कम होगा, कितना होगा? तो हम यूं ही लिख देते हैं, आगे बताएंगे इसको क्या होगा। ठीक है, कैसे आया इसका फ्रीजिंग पॉइंट? आप देखेंगे सॉल्यूशन का मोलालिटी 1 हो चुका है, इसका मोलालिटी 2 हो चुका है। ठीक ना, स्वाभाविक। तो अब 0 से कम, तो 0 से कम कितना? तो डिग्री सेल्सियस में नेगेटिव में जाएगा, तो इसका हो जाएगा माइनस, यानी इसका फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू -1.86 डिग्री सेल्सियस। इसका और घट जाएगा, कितना हो जाएगा? तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू माइनस, बस इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी -3.72 डिग्री सेल्सियस। ये यानी इधर से इधर जा रहे हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट घटते जा रहा है, यानी प्योर के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, यानी डिप्रेस कर गया, है ना। और इसी प्योर के रिस्पेक्ट में जितना घटा वही कहलाएगा डिप्रेशन, यानी इसके रिस्पेक्ट में ये कितना घटा? तो यानी डिप्रेशन, यानी डेल्टा टीबी इक्वल टू कितना हो गया? घटा कितना से? 1.86। यही हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिर इसका तो यहां से कंपैरिजन करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में वहां जाएंगे, नहीं कि इसके रिस्पेक्ट में वहां डिप्रेशन निकालेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे तो हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्योर का लेते हैं। इसके रिस्पेक्ट में ये कितना घटा, इसके रिस्पेक्ट में, तो यहां कुछ। अब यहां पर देखें कि जैसे जैसे सॉल्यूशन का मोलालिटी बढ़ते जा रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट घटते जा रहा है, तो इसका डेल्टा टीबी क्या होगा? तो इसके रिस्पेक्ट में, ठीक, 0 माइनस उतना है ना, माइनस इतना, तो इक्वल टू 3.72 डिग्री से, यानी इतना से ये घट गया। यहां माइनस नहीं लगाएंगे, बस डिप्रेशन यहां आ ही गया, हमने घटना, तो फिर यहां माइनस देने की आवश्यकता नहीं है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां हम क्या देखें कि जैसे जैसे सॉल्यूशन का मोलालिटी बढ़ते जा रहा है
तो डिप्रेशन भी ज्यादा होते जा रहा है। तो यहां से स्पष्ट एक रिलेशन मिला हमें। क्या रिलेशन मिला कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। फिर प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, यानी डेल्टा टी एफ इक्वल टू, यहां कांस्टेंट का नाम रख दिए के एफ इंटू एम। ये फिर बस वही जैसा कि देखे थे वहां, आगे बढ़ाएंगे इसको। यहां ये क्या है, इसको कहते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। तो मिटाने वाले हैं, इसलिए पहले लिख लीजिए, खूब बढ़िया समझ, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, रटना नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो ठीक, अब उसी को आगे हम बढ़ाएंगे। तो लिखते हैं इसे, यानी डेल्टा टी एफ इक्वल टू आ गया था के एफ इंटू एम। ये मेरा मेन फॉर्मूला आया है। अब देखिए यहां पर ये के एफ क्या है, के एफ, ठीक। तो के एफ को कहते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, ठीक, फेमस है ये मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट? जैसा कि आप देखे थे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट में कि यदि सॉल्यूशन का मोलालिटी 1 कर दिया जाए, मोलालिटी 1 कर दिया जाए, इसका मोलालिटी 1 मान लिए, तो क्या होगा? तो के एफ बिकम इक्वल टू डेल्टा टी एफ। ये अगर मोलालिटी 1 कर दिए तो कह सकते हैं कि के एफ भी है, क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ही है। कब? जब मोलालिटी सॉल्यूशन का 1 हो जाए। तो एक यहां डिफिनेशन मिल गया, ठीक। यह है क्या? तो इट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट if molality of solution is 1। बस इतना ही है और कुछ नहीं, यानी कह सकते हैं if m इक्वल टू 1 देन डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ बोल सकते हो, वही है ये, ठीक, यही है। तो अब फिर एक फॉर्मूला के द्वारा इसको और एक तरीका है, क्या है? तो जैसा कि उसमें देखे थे, कुछ डाटा याद रखना चाहिए, उस बेसिस पर किसी का भी निकाल सकते हैं, और अलग अलग लिक्विड के लिए के एफ का वैल्यू भी अलग होगा, वाटर का अलग होगा, अल्कोहल का, ईथर का, सबका अलग अलग होगा, जैसा कंपाउंड वैसा उसका के एफ। तो यानी के एफ इक्वल टू बस वही मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, सोल्यूट नहीं क्या लेना है, सॉल्वेंट, जिस प्योर लिक्विड का जो भी ले रहे हैं, ठीक, इनटू क्या था, आर इनटू, चलिए ऐसे आर ही, आर टी एफ नोट, ये है फ्रीजिंग पॉइंट इन प्योर स्टेट, वहां लिए थे टीबी नोट, बाय 1000 इनटू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक। तो ये देखिए डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, डेरिवेशन नहीं पढ़ना, डायरेक्ट ये फॉर्मूला कहां से है क्या है नहीं जानना है, सीधे ये है, ठीक। सिर्फ इसमें याद रखना है कि हर एक सिंबल किस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जहां की m इक्वल टू क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, यानी लिक्विड, लिक्विड ले लेते हैं, लिक्विड यानी सॉल्वेंट, r क्या है, गैस कांस्टेंट, और इसका वैल्यू जानते हैं, r इक्वल टू वही लेना है
जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक, टीएफ क्या है? टीएफ नोट फ्रीजिंग पॉइंट इन प्योर स्टेट, और यह है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। जिसके केमिस्ट्री में मोलर ही यूज करते हैं, वही फिजिक्स में देखिएगा तो पर केजी पर ग्राम डील करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में ये मोलर ही यूज होगा, एक मोल का ही देखते हैं, और फिजिक्स में ग्राम और केजी में देखते हैं, तो उसी का चर्चा करते हैं। ठीक ना, तो चलिए ये क्या है? डेल्टा एच एफ क्या है? डेल्टा एच एफ यू एस यानी फ्यूजन है ना। ये क्या है? मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, या लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बोल सकते हैं। क्या है मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन? अब की बार हम 1 मोल आइस ले लिए, ठीक, ये, और इसको मेल्ट करा रहे हैं, तो ये हीट रिलीज करेगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो 1 मोल आइस को कंप्लीटली 1 मोल हम H2O लिक्विड में कन्वर्ट किए, ठीक, ये भी 1 मोल है ना। करने में कितना हीट रिलीज हुआ है ना, कितना हीट रिलीज हुआ, और जो अमाउंट हीट का रिलीज हुआ वही कहलाएगा इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर 1 मोल आइस, अगर इसका कुछ यानी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, तो ये भी 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए। स्टेट चेंज कर गया लेकिन टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए, यही इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो चलिए ये फॉर्मूला भी ध्यान रखिए, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी समझ गए। अब इससे रिलेटेड कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, जैसा कि आप वैसा ही आएगा जैसा पिछले देखे थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। तो देखिए बात है, फिर आगे इसको तोड़ सकते हैं मोल को, तो वहां हम किए हुए हैं, तो फिर दोबारा बार बार नहीं करते, यहां डायरेक्ट लिख देते हैं, यानी डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी को तोड़ दिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय मोलालिटी है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मिलीलीटर में रहेगा, 1000 से डिवाइड करेंगे इसमें मिलीलीटर में। फिर इसी को तोड़े थे नंबर ऑफ मोल को, तो वहां आप देखे हुए थे, क्या लिए थे? गिवन मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, हम शायद W2 लिए थे, मोलर मास ऑफ सोल्यूट M2 लिए थे, और बाय वॉल्यूम यानी N बाय V, और फिर N को ऐसा तोड़ दिए। तो यानी इसमें भी इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक, यही आएगा। और बस क्वेश्चन आएगा तो बस ध्यान से देखना, इतना ही समझना, हर क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स इस पर बनने वाला है, सिर्फ सोचने का जो तरीका बदलना है आप लोग को, ठीक है। और चीज इतना ही है, ऐसे तो और भी है कि एक्सप्लेन करना कि क्यों नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, तो वेपर प्रेशर से रिलेटेड है, तो आवश्यकता न है उसका, ठीक है, इतना ही। और इस तरह से फ्रीजिंग पॉइंट भी आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, और मेन ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद हम ऑस्मोटिक प्रेशर डील करने वाले हैं अगले क्लास में, इससे भी बेहतर। आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, लाइक भी करेंगे। यदि जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए आगे और बेहतर से बेहतर कर सकें।